नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आपका स्वागत है हमारे खास शो खबर तो खास है में। खबर तो खास है में आज आपको सवारी कराएंगे अनोखी साइकिल की, जिसमें मिलेगा 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बाइक जैसा मजा, और दिखाएंगे क्यों एक सरकारी स्कूल में है प्राइवेट जैसा एहसास। ये भी बताएंगे कि आखिर कृष्ण पंखी की क्यों है जापान में चर्चा, और दिखाएंगे अंगारों वाली आस्था। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल में आग से वाहन चालकों की जेब जल रही है। ऐसे में अगर 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बाइक जैसा मजा मिल जाए तो आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। साइकिल पर बाइक सा मजा, ई साइकिल। जब लॉकडाउन लगा था, सबकी जॉब्स चली गई थी, वैसे मेरी भी जॉब चली गई थी, पर मेरा वो जॉब जाने से जो मेरे इंटरेस्ट थे पहले, उन्हीं इंटरेस्ट को लेके मेरे में दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन ऐसी साइकिल बनाए जो लोगों को पसंद आए। और उसी पे मैंने काम स्टार्ट किया लॉकडाउन में, और मैंने प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट किया, और अभी मैंने एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लिया है उसका। जितनी अनोखी ये साइकिल है, उतनी ही इसमें खूबियां भी हैं। साइकिल में 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। बैटरी डिस्चार्ज होने पर पैडल से चला सकते हैं। साइकिल में बुलेट बाइक जैसी सीट लगी है। साइकिल में एक कंट्रोलर भी लगा हुआ है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। 2 घंटे में फुल बैटरी चार्ज कर सकते हैं। साइकिल में मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी लगा है। साइकिल 150 किलो तक भार उठा सकती है। साइकिल्स का डिजाइन बहुत पुराना हो चुका है, वो बहुत ट्रेडिशनल डिजाइन फॉलो हो रहा था कई सालों से, तो लोगों का इंटरेस्ट उसके लिए कम होता जा रहा है धीरे धीरे। साइकिल्स एक तरह से गरीबी का सिंबल भी बनने लगी है धीरे धीरे। लोग उनको शो अप एज ए शो अप के लिए यूज नहीं करते हैं। तो बाइक सा मजा, सस्ता सफर और शारीरिक फिटनेस, हर एंगल से किफायती और टिकाऊ है साइकिल। बस मन बनाइए, महंगाई के इस दौर में आप भी ऐसी साइकिल का मजा ले सकते हैं। पैसा बचाइए और जेब को तेल की आग से जलने से बचाइए। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल यानी सुविधाओं की कमी, लेकिन आपको सीकर के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जहां की सुविधाएं बड़े निजी स्कूल को टक्कर देती हैं। यहां प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है तो बच्चों के स्कूल न आने पर पेरेंट्स को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है। स्कूल का नाम आते ही टपकती छत और लेट आते मास्टर साहब का चेहरा सामने घूमने लगता है, लेकिन सीकर जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां के स्कूल के स्टाफ ने और यहां के जो हेडमास्टर हैं उनने सबने मिलके स्कूल की जो कायाकल्प पलट की है, और आज ये स्कूल पूरी तरह से हाईटेक है। अगर बच्चे लेट आते हैं तो परिजनों के पास मैसेज जाता है। ये है सीकर के बेरी गांव का उज्जीर्ण सिंह का नाडा का सरकारी स्कूल, जहां की सुविधाएं बड़े निजी स्कूल के टक्कर की हैं। अगर बच्चे स्कूल में 20 मिनट भी देरी से पहुंचे तो तुरंत प्रभाव से पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाता है। स्कूल में लगी लाइट आवाज के साथ बंद होती है और चालू हो जाती है। खास बात ये भी है कि सुविधाएं स्कूल के स्टाफ ने ग्रामीणों के सहयोग से तैयार की है। और मैं आई थी इस स्कूल में सबसे पहले, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। सामने वाले घर से एक चेयर वगैरह मंगवाते थे, और बच्चे एक छान थी, एक है ना ये टिन सेट था, बाकी कुछ नहीं था। तो उसी में हम बैठते थे। फिर नामांकन बढ़ाया 2-4 दिन में, सामने वाले उनको पोसार खिलाते थे। इस तरह से इसका शुरुआत हुई। महज 9 साल पहले 2013 में यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ और ग्रामीणों ने मिलकर विद्यालय की सूरत बदलने की ठानी और धीरे धीरे कर यहाँ पर 4 कमरे बना दिए। पूरे स्कूल परिसर को पेड़ पौधों से हरा भरा किया गया है
तो बच्चों के पढ़ने के लिए दीवार पर चारों तरफ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और स्लोगन लिखे गए हैं। क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चों को बाकायदा प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उस टेक्नोलॉजी के जमाने से बच्चों को अपने साथ चलने के लिए हमने ये प्रयास किया। दूसरा, प्रोजेक्टर के माध्यम से। तीसरी, हमने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो हमारा था लाइब्रेरी व्यवस्था। क्या लाइब्रेरी में होता है, टीचर से ये होते हैं कि जिनके पास होता है वो बच्चों तक किताबें नहीं पहुंचती। हमने सारी किताबें कमरे में लगा दी, 2 कील लगाई, तार लगाई। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किचन गार्डनिंग भी सिखाई जा रही है। महीने में 2 बार पेरेंट्स मीटिंग आयोजित होती है। निजी स्कूलों की तरह बच्चों को अलग से यूनिफॉर्म दी गई है और अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, तो खेलने की भी व्यवस्था की गई है। जो छोटे बच्चे हैं जिनका 5 साल पहले स्कूल में नामांकन नहीं कर सकते, जो आंगनवाड़ी के हैं, उनके लिए खिलौने ला रखे हैं। हम उनको अलग बिठाते हैं, वो खेलते हैं। झूले की व्यवस्था है, फिसल पट्टी है, वो उन पे खेलते हैं दिन भर। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। समय समय पर हेल्थ चेकअप होता है। इसके साथ साथ सफाई किट भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो सर्दियों में पीने के लिए गर्म पानी भी दिया जाता है। ना बच्चे अक्सर है ना ठंडा पानी पी जाते हैं, टंकी में ठंडा पानी रहता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने गीजर, जो लकड़ी वाला गीजर है, इसकी व्यवस्था की और उन बच्चों को गर्म पानी पिए। और पेरेंट्स की भी यही शिकायत रहती है बार बार कि हमारे बच्चे है ना बीमार हो जाते हैं मैडम ठंडा पानी पीने से, तो हम क्या उसको है ना आते ही पानी को गर्म कर देते हैं और वो बच्चों को गर्म पानी पिलाते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के जज्बे और ग्रामीणों के सहयोग से सीकर का ये सरकारी स्कूल प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस तरह से ये सरकारी स्कूल है, उच्च प्राथमिक स्कूल है, और अन्य जो स्कूल हैं उनको भी यहाँ से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिससे कि बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके और बेहतर पढ़ाई उनकी हो सके। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। चंदन की लकड़ी पर कला का अद्भुत संसार रचकर उसकी सुगंध को देश विदेश में महकाने वाले चूरू के चंदन चितेरो का परिवार एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को पीएम मोदी ने चंदन से बनी जो कृष्ण पंखी भेंट की, वो चूरू के पवन जांगीर ने ही बनाई थी। चंदन की लकड़ी पर कला का अद्भुत संसार। फिर चर्चा में चूरू के चंदन चितेरो का परिवार। पीएम मोदी ने दिया जापानी पीएम को जो उपहार, कृष्ण पंखी को पवन जांगीर ने ही किया तैयार। अचानक फोन आया तो मेरे को महसूस हुआ यार, कुछ बात भी नहीं कर पाया पहले तो मैं उनसे। फिर उन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनको गिफ्ट करने के लिए आपका आइटम चाहिए। ये सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे चूरू की कलाकृति जो छुपी हुई है वो भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास जाके और विदेश में जाएगी। वैसे तो चंदन के इन चितेरों ने अपनी अद्भुत कला से कई बार चूरू और मरुधरा की आन बान शान में 4 चांद लगाए हैं, लेकिन इस बार बात कुछ खास थी। खास इसलिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेहमान जापान के पीएम फूमियो किशिदा के लिए जिस उपहार का चयन किया वो चंदन से बनी कृष्ण पंखी थी। इस कृष्ण पंखी में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े 3 प्रसंगों को उकेरा गया है। बीच में बरगद के पेड़ के नीचे राधा के साथ बंसी बजाते कृष्ण की आकृति को उकेरा है। हत्थे में बनाए गए 2 ब्लॉक में से एक में बाल कृष्ण को टोकरी में लिटाकर सिर पर रखकर यमुना पार करते वासुदेव को दिखाया गया है, जबकि दूसरे में कृष्ण की शिक्षा से जुड़े प्रसंग को उकेरा गया है। कृष्ण मोर पंखी में लगे घुंघरू भी चंदन की लकड़ी से तैयार किए हैं। पवन जांगीर ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद यह अद्भुत कलाकृति तैयार की, जो अब जापानी पीएम के चैम्बर की शोभा बढ़ाएगी। कलाकृति को बना के रेडी करके दिल्ली भेजा, वहाँ पे उन कमेटी ने पूरा सिलेक्ट करके और प्रधानमंत्री जी को, जापान के पीएम को भेंट की गई। पंखे को बनाने में करीब 1.5 महीने का टाइम लगा। पीएम मोदी भी जिस कला के मुरीद हो गए उसे जांगीर परिवार की जागीर कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चंदन से चितचोर कलाकृतियों को साकार करने में जुटा हुआ है।
पवन जांगिड़ के पिता चौथमल जांगिड़ ने बताया कि सबसे पहले उनके पिता मालचंद जांगिड़ ने इस मनोहारी कलाकारी की परंपरा शुरू की और अब चौथी पीढ़ी भी चंदन से कलाकृतियां तैयार कर पूरी दुनिया को विस्मित कर रही है। इनकी कलाकृतियों के अनोखेपन का ही कमाल है कि परिवार के सदस्य 10 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं और अब 11वीं बार भी राष्ट्रपति के हाथों में इनकी कला को सम्मान मिलने वाला है। सबसे पहले मालचंद जांगिड़ को 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पुरस्कार दिया। दूसरा पुरस्कार 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया। 1973 में चौथमल जांगिड़ को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पुरस्कार दिया। वहीं इनके बेटे महेश को 1993 में, विनोद को 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पुरस्कृत किया, जबकि तीसरे बेटे पवन जांगिड़ को 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। मैं चंदनी लकड़ी और मूर्तियों काम करता हूँ। मैंने मेरे पिताजी से काम सीखा है। मेरे पिताजी नारी हुआ करते थे। इन्होंने सम्मत 2006 में इन्होंने काम शुरू किया, तो मेरे को उन्होंने काम सिखाया। मैंने मेरी 4 लड़की हैं, मैं उस 4 लड़कों को काम सिखाया। अब मेरा पोता भी काम कर रहा है और पोते को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो हमारी ये चौथी पीढ़ी है जिसमें मेरे दादाजी ने, मालचंद जी ने इस काम को शुरू किया था। उसके बाद में पापा चौथमल जी है, वो भी अभी काम कर रहे हैं इसी को। उनको भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है, दादाजी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। हम 4 भाई हैं, हम चारों भाई नेशनल अवार्डेड हैं। मेरे को भी 1997 के अंदर नेशनल अवार्ड मिला था और अब मेरा भतीजा है, उसको भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। चंदन के एक टुकड़े पर अपने सधे हुए हाथों से कारीगरी कर कलाकृति में तब्दील करने वाले चंदन चितेरों ने अपनी शिल्प कला में राजस्थानी संस्कृति, ऐतिहासिक चरित्र, भारत की धरोहर, जनजीवन और धार्मिक चरित्रों को जीवंत कर दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चंदन के इन चितेरों का कला के प्रति ऐसा सेवा भाव और समर्पण बेहद ही प्रेरणा देने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हेरिटेज टूरिज्म के लिए पहचाने जाने वाले झुंझुनू में जल्द ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी देखने को मिलेगा। देशी विदेशी सैलानी हेरिटेज के साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए जिले में इसके विकास पर जोर दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। टूरिज्म पर आजकल ज़्यादा जोर है। प्रकृति से चूँकि नज़दीक जो चीज़ें हैं उसको टूरिस्ट देखना चाहता है। झुंझुनू में इको टूरिज्म की अपार संभावना को देखते हुए वन विभाग और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है। जिले में जहां जहां इको टूरिज्म की संभावना है, उन जगहों को चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएंगे ताकि इको टूरिज्म डेवलप होने से यहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लेपर्ड सफारी का और तालछापर की तर्ज पे यहाँ जो ब्लैक बक और चिंकारा है उसका एक अभयारण्य के रूप में हम झुंझुनू बीड़ को विकसित कर रहे हैं और जल्दी हमें 48 काले हिरण बीकानेर से लाने की परमिशन भी मिल गई है, तो जल्दी हम उनको रिलोकेशन करेंगे। टूरिज्म को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को
रिलोकेशन करेंगे। इसके अलावा सरिस्का और रणथंभौर की तर्ज पे हमारा मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व और बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित कर रहे हैं और जल्दी उसमें लेपर्ड सफारी हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बासियाल खेतड़ी का ये है कि वहाँ किला भी है, विवेकानंद म्यूजियम भी है, इसके अलावा शेखावाटी में हवेलियां भी हैं। तो इन सब को हम इस वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से जोड़ के देख रहे हैं। इको टूरिज्म की संभावना को लेकर जिले में विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है। जिला स्तर पर इको टूरिज्म को लेकर कमेटी बनाई गई है, जो लोहारगल धाम, किरोड़ी धाम, खेतड़ी का बासियाल और झुंझुनू के बीड क्षेत्र में टूरिज्म को लेकर विस्तृत प्लान तैयार करेगी, ताकि इन जगहों का देशी और विदेशी सैलानी नजारा देख सके। कि मनसा माता मंदिर जो क्षेत्र है, इसके अलावा लोहारगल धाम, किरोड़ी धाम और खेतड़ी बंसियाल और जो झुंझुनू के नज़दीक जो बीड क्षेत्र है, इस तरह के जो एनवायरमेंटली पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी तक टूरिज़्म के हिसाब से अनटैप्ड क्षेत्र है, उनको लेते हुए एक विस्तृत प्लान बनाया जाएगा। कुएं, बावड़ी और हवेलियों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध झुंझुनू में आने वाले समय में सब ठीक ठाक चला तो हेरिटेज टूरिज्म के साथ इको और नेचुरल टूरिज्म का नजारा भी पर्यटकों को देखने को मिलेगा। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मां पद्मावती के भक्त तो माता का आशीर्वाद पाने के लिए खुद ही दहकते अंगारों पर चलते हैं। माता के प्रति आस्था के चलते अग्निकुंड में चलने वाले श्रद्धालु को आंच तक नहीं आती। देखिए प्रतापगढ़ के निनोर में विराजमान मां पद्मावती के भक्तों की आस्था। धधकते अंगारों पर भक्तों की आस्था। मां पद्मावती के भक्तों की अग्नि परीक्षा। धधकते अंगारे और अपनी बारी का इंतजार करते सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्त। ये तस्वीर है प्रतापगढ़ जिले के निनोर कस्बे में विराजमान माता पद्मावती के मंदिर की। बेहिचक मां पद्मावती के इस आंगन में अंगारों में चल रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। आप इसे अंधविश्वास माने या आस्था, लेकिन सालों से मां पद्मावती के भक्त यूं ही मां का नाम लेकर दहकते अंगारों पर चलते रहे हैं, जिसे चूल की परंपरा कहते हैं। बेलोर से आया हूं और प्रतिवर्ष आता हूं। यहाँ माता रानी के प्रांगण में धधकते हुए अंगारों पर जो चूल चलती है उसमें चलता हूं, अच्छा लगता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ चलते तो पूरे वर्ष जो है रोग मुक्त रहते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी अंगारों पर नंगे पैर माता के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। ना कोई आह, ना जलने का डर मन में। माता पद्मावती पर इतनी गहरी आस्था कि श्रद्धालु बेखौफ अंगारों पर गुजरते हैं। मां पद्मावती के इस पावन पवित्र चूल में धधकते हुए अंगारों पर चलते हुए यह आभास होता है कि मां पद्मावती ने अपने भक्तों के लिए अंगारे नहीं फूल बिछा रखे हैं। किंवदंती है कि प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है, इसीलिए इसे त्रिरूप धारिणी भी कहते हैं। त्रिरूप धारिणी मां पद्मावती का यहाँ मंदिर है, जहाँ माता जी दिन में 3 रूप करते हैं, सुबह बाल्य रूप और वयस्क रूप और वृद्धा रूप। यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और निनोर कस्बे का उद्भव उत्तर महाभारत काल से माना जाता है। इस मंदिर और शहर का जुड़ाव नल दमयंती से माना जाता है। धार्मिक आख्यानों के मुताबिक निनोर गांव समय का नेनावती नाम का समृद्ध नगर था। इतिहास ये है कि ये बहुत ही हजारों वर्ष पुराना मां पद्मावती का मंदिर है, जो मां पद्मावती और नैनसुख तालाब, ये नैनावती नगरी के नाम से यहाँ से फेमस है। और यहाँ पर 3 दिवसीय मेला लगता है माता जी के नाम से, और आखिरी के दिन पंचम के दिन यहाँ माता जी की चूल चलती है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र रंग पंचमी को मेला लगता है। इसमें मंदिर प्रांगण में अंगारों की चूल का आयोजन होता है। मंदिर पुजारी धधकते अंगारों पर चलकर मां पद्मावती के दर्शन करता है। अंगारों पर चलने की आस्था ऐसी कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई
राज्यों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर दरक की चूल में चलते हैं और यहाँ से एक नया विश्वास लेकर के जाते हैं। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाड्य। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।